सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्डिंग गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हम लोग सबसे पहले उसी बैटल एरिना का सीन देख पाते हैं जहां पर नेशनल मास्टर और बाकी के रेबिलियंस के बीच में फाइट चल रही थी। नेशनल मास्टर ऑलरेडी 90% रेबिलियंस को जान से मार चुके थे, लेकिन तभी रेबिलियन मास्टर को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका होता है द लॉर्ड बुद्धा के एक बहुत ही विशाल का स्टैचू, जो कि किसी और का नहीं बल्कि असल में होता है थंडर क्लैपिंग सेक्ट से, या फिर कहें कि जेन सेक्ट से, जिनका लॉर्ड होता है ओल्ड रूलाई। लेकिन उनके जो अपीयर होने का नजारा होता है वो एकदम ही मजेस्टिक लगता है, और क्योंकि जेन सेक्ट एक डिवाइन पावर को रखने वाला सेक्ट है, तो जिन्मो की बॉडी के अंदर जो डोटियन डेविल किंग बैठा हुआ था उसने भी अपने पावर्स को यूज करना बंद कर दिया था, जो चीज देखकर जिन्मो भी शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जिन्मो देखता है कि ये जो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू आ रहा है उसके ऊपर काफी ज्यादा संख्या में डिसाइपल से बैठे हुए थे, जो सारे के सारे अपने अपने पोजीशन बना के बैठे हुए थे। लेकिन उनको जैसे ही डीमन सेक्ट का एक हॉल मास्टर देखता है वो ये कहने लगता है ये तो वही ग्रेट थंडर क्लैपिंग सेक्ट का मास्टर है, जो कि बहुत ही बड़े लेवल का दोगला है, और साथ ही साथ उसके यहाँ पर आने की वजह से जितने भी फिर बाकी के हॉल मास्टर से होते हैं वो सभी मिलकर ओल्ड रूलाई को गालियां देने लगते हैं। जो बात अभी तक किसी को भी पता नहीं होती कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि रेन हॉल मास्टर मॉन्क वू को भी फोर्स से करती है कि तुम्हें ओल्ड रूलाई का विरोध करना चाहिए, जिससे कि वो भी चिल्लाने लगता है, भले ही वो भी उनकी ही टीचिंग्स को प्रैक्टिस करता है। जिस नजारे को देखकर जिन्मो ये सोच रहा था कि यानी कि थंडर क्लैपिंग सेक्ट और मेरे सेक्ट के जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ज्यादा ही तनाव है। अब मुझे तो नहीं पता कि आखिर उनके बीच में हुआ क्या था। तभी एक हॉल मास्टर लेडी ये कहने लग जाती है कि ओल्ड रूलाई, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो यहाँ से भागना मत, क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े वाले भगोड़े हो। मैं तुम्हें लगातार 3 दिन और 3 रात तक गालियां सुना सकती हूँ बिना एक भी गाली को रिपीट किए। अब तुम्हारे अंदर दम है तो जरा उनको सुन के दिखाओ। जिसकी बातों को सुन के जिन्मो के दोस्त यू किंग, ब्रदर शेन सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि डीमन सेक्ट के मन में ग्रेट थंडर क्लैपिंग सेक्ट के लिए इतनी ज्यादा नफरत होना ये कोई आम बात तो नहीं थी। यहाँ तक कि अब तो उसी स्टैचू ने पूरे के पूरे बैटल एरिना को भी ढक लिया था, और वो जो रेबिलियन मास्टर कमजोर पड़ चुका था अब वो उठकर खड़ा हो जाता है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि असल में ओल्ड रूलाई यहाँ पर आए क्यों है। जहाँ से अब जैसे ही धुंध हटती है और हम लोग देख पाते हैं ओल्ड रूलाई को, जिनका ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा डिवाइन लेवल का होता है, जो कि सबसे पहले अब अपनी पावर का यूज करते हुए उस शील्ड को तोड़ते हैं जो कि बैटल की वेव्स को बाहर ना निकलने के लिए बनाई गई थी, जिनका नजारा तो वैसे देखने में काफी ज्यादा मजेस्टिक होता है। जहाँ पर अब ओल्ड रूलाई नेशनल मास्टर से ये कहने लग जाते हैं कि आपको अभी रुकना होगा, और साथ ही साथ बाकी के सेक्ट मास्टर से भी कहते हैं कि आप लोगों को भी रुकना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का साथ या किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ। नेशनल मास्टर तभी अपने इस वार्ड को अपने पास में वापस से बुलाकर कि रूलाई, अचानक से मैं तुम्हारा यहाँ पर आने का मतलब क्या समझो, जिससे कि रूलाई कहने लगते हैं कि नेशनल मास्टर तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर फाइटिंग को इसी तरीके से कंटिन्यू किया गया तो न जाने और कितने ही टॉप लेवल के कल्टीवेटर से मारे जाएंगे, जिससे ना तो तुम्हें कोई लाभ होगा और ना ही किसी और को। कितने सेक्ट का भरोसा तुमसे टूट जाएगा और कितने ही सेक्ट बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि क्यों ना हम सभी मिलकर इस बैटल को साइड में रख दे, वॉर्ड के बजाय एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि मेरी नजर में बैटल कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हम जानते हैं नेशनल मास्टर कि आप एक गुणवादी व्यक्ति हो, हम आपके व्यक्तित्व से बखूबी परिचित हैं और हम इसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं। मैंने अपने जेन सेक्ट की टीचिंग्स को आपके साथ में शेयर भी किया है और आपको एक बहुत ही अच्छा खासा लेक्चर भी दिया था धर्म पर, जिससे कि आपने और मैंने मिलकर एक कार्मिक बॉन्ड को बनाया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप अभी भी उसी नियम को ही मान रहे हो तो क्यों ना आप अपने कदम को पीछे हटा लो और ये नरसंहार बंद कर दो। नेशनल मास्टर कहते हैं कि मैं तो वैसे भी अपने कदमों को पीछे हटाने ही वाला था, लेकिन मैं क्या करूँ जब मेरे सामने ये घटिया लोग आ जाएंगे और वो भी रिबिलियन बनकर, और मैं उन्हें उनकी औकात ना दिखाऊं। मेरे गुण मुझे इतना भी नहीं रोकते, और इस वक्त इन सभी की जान को बख्शना ये सीधा अर्थ है कि ये आने वाले समय में मेरे सामने दोबारा से रिबिलियन बनकर खड़े होंगे, और दोबारा से ना जाने इन लोगों की वजह से कितनी ही जाने जाएंगे। ओल्ड रूलाई, आप भी एक समझदार व्यक्ति हो और समझ सकते हो कि इस वक्त में कौन
सी फीलिंग से गुजर रहा हूँ। जो बात सुनकर ओल्ड रोलाई कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उन सभी को मेरे थंडर क्लैपिंग सेक्टर में आ जाने दो। अगर वाकई में ऐसा होता है और वो सभी मेरे नियमों को फॉलो करते हैं तो वो बाहरी दुनिया के किसी भी मसले में अपनी टांग तो छोड़ो, अपनी एक उंगली भी नहीं अड़ाएंगे। अब आप मुझे बताइए नेस्ल मास्टर कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जैसे कि नेस्ल मास्टर अब थोड़ा समय के लिए सोचने लगते हैं जिस मोमेंट पर तभी वो तीनों ही ओल्ड रिबेलियन मास्टर ओल्ड रोलाई से ये कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ में मिलकर हमारा साथ दीजिए ताकि हम इस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। आपके साथ से इस दानव को मारना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते कि हम सभी रिबेलियन को खत्म करने के बाद ये नेशनल मास्टर बेशक आपके ज़ेन सेक्ट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे भी दुनिया के हर एक बड़े से बड़े सेक्ट को हराना चाहता है। जिनकी बातों को चिन्ह सुन रहा था और वो ये सोच रहा था कि देखो तो रस्सी जल गई लेकिन अभी भी इनका बल नहीं गया। ओल्ड लेडी कहती है कि हमारा साथ दीजिए और अपने किसी डीमन स्लॉटरिंग टेक्निक का यूज कीजिए और नेशनल मास्टर जैसे डीमन को खत्म करके इस दुनिया में शांति कायम कीजिए। जो बात सुनकर अब ओल्ड रोलाई ये कहने लग जाते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल मास्टर हमारे ज़ेन सेक्ट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरा ज़ेन सेक्ट नेशनल मास्टर की वजह से खत्म हो जाएगा तो वो इतनी बड़ी भूल ना करे, क्योंकि ज़ेन सेक्ट कोई आम सेक्ट नहीं है जिसे कोई भी खत्म कर दे। नेशनल मास्टर के कुछ भी कहने से या करने से ज़ेन सेक्ट में एक पत्ता भी इधर का उधर नहीं होगा। मैं तुम सभी के सामने अपना एक प्रस्ताव रखता हूँ, जो कि ये है कि अपने वेपन्स को डाल दो और मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ। मेरी टीचिंग्स को अपना कर मुझे फॉलो करो। नेशनल मास्टर तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और वो जान से भी नहीं मारेगा, लेकिन अगर कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार ना हो तो मैं चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर कई सारे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसके अंदर से एक्चुअल में अब यहाँ पर आ चुकी होते हैं यान कांग की काफी सारी सेना, और वो लोग जैसे ही ज़ेन सेक्ट को देखते हैं अपने अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं अटैक करने के लिए, क्योंकि यान कांग की भी सेना किसी से डरने वाली नहीं थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है ड्यूक वेई की, जिसके साथ साथ जनरल चिन और भी कई सारे जनरल्स आ चुके थे। मतलब साफ था कि नेशनल मास्टर के सपोर्ट में उनका हर एक पावरफुल बंदा आ चुका था। तभी फिर ड्यूक वेई ये कहने लग जाते हैं कि ओल्ड रोलाई क्या तुम यहाँ पर उन सभी रिबेलियंस को बचाने के लिए आए हो। ड्यूक वेई तो नेशनल मास्टर को ऑफर देते हैं कि क्यों ना आज हम लोग इस टकले को भी यहीं पर खत्म कर दें। जो बात सुनकर नेशनल मास्टर ड्यूक वेई से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि वो ज़ेन सेक्ट का लीडर है और वो यहाँ पर किसी के साथ में फाइट करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति कायम करने के लिए आया है, और मेरी नजर में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि उसने उठाया है। और सच्चाई ये भी है कि इस वक्त मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, तो मैं भी अब और ज्यादा फाइट को कर नहीं पाऊंगा। नेशनल मास्टर कहते हैं कि लेकिन मेरे मन में एक और सवाल ये है कि आखिर मैं उन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे एक बार धोखा दे चुके हैं। जिससे कि ओल्ड रोलाई कहते हैं कि नेशनल मास्टर आप इस बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस मैटर को सॉल्व करने के लिए तैयार हो तो वो बाकी के जिंदा बचे हुए लोगों से कहते हैं कि मुझे बताओ कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है। जिससे कि थ्री ओल्ड मास्टर्स अपने अपने वेपन को डाल देते हैं और उनके साथ में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो तीनों इस बात का वादा भी करते हैं कि हम अपने जीते जी कभी भी अब नेशनल मास्टर के काम में टांगे नहीं अड़ाएंगे, यहाँ तक कि हम तो ज़ेन सेक्ट के दरवाजे से भी बाहर नहीं जाएंगे। जो बात सुनकर नेशनल मास्टर थोड़े से खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके दुश्मन उनसे डर गए हैं। साथ ही साथ नेशनल मास्टर तभी उनमें से एक रिबेलियन से ये कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर मारे जाओ। जिनमें से कि दाओ सेक्ट का भी बंदा होता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड था और नेशनल मास्टर उसे मारना नहीं चाहते। तभी वो ये कहते हैं कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन उस रिबेलियन मास्टर को छोड़कर, क्योंकि यह सारा का सारा खेल उसी के लिए ही तो रचा गया था कि एक्चुअल में वो बंदा कौन है। यहाँ तक कि ज़ेन सेक्ट के लीडर ओल्ड रोलाई भी कहते हैं कि उसका हमारे साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो बेशक नेशनल मास्टर आप इसके साथ में जो भी करना चाहो कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ओल्ड रोलाई बाकी के लोगों से कहते हैं कि तुम सभी हमारे माउंटेन पर चढ़कर आ जाओ। उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसी वजह से वो लोग रिबेलियन मास्टर से माफी मांगकर आखिरकार चले ही जाते हैं ज़ेन सेक्ट के माउंटेन पर। जिस मोमेंट पर अब रिबेलियन मास्टर नेशनल मास्टर से कहता है कि अच्छा तो अब तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। नेशनल मास्टर
मास्टर कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें अपने साथ में कैपिटल ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरा सामना तो बहुत कर चुके हो, अब तुम्हें सामना करना होगा एम्परर का। क्योंकि नेशनल मास्टर को ये लगता है कि ये बंदा जरूर से रॉयल फैमिली से ही होगा। तभी अब रिबिलियन मास्टर इस बात को कहता है कि तुम इतने सालों से अपने कदम को पहले आगे बढ़ाते आ रहे थे, यानी कि तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं था कि यानकांग का कोई दूसरा मास्टर भी है या कोई एम्परर भी है। तुम तो अपने आप को यानकांग का लीडर समझते थे, लेकिन आज आखिर क्या हुआ? तुम्हें अचानक से याद कैसे आया कि तुम्हारा कोई एम्परर भी है? इस बात को अच्छे तरीके से जान लो कि रॉयल लिंग फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारे हाथों से खत्म हो जाएगी, कोई भी बचने नहीं वाला, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। जहाँ पर साथ ही साथ उस बंदे ने अपने खुद के ऊपर अटैक करते हुए अपनी ही जान ले ली थी। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो कोई भी नहीं जानता था। जिन्हों अपने मन में ये सोच रहा था कि शायद नेशनल मास्टर ने उसको फोर्स से किया था कि वो अपनी ही जान ले ले, क्योंकि ये बात कोई भी नहीं जानता कि लिंग फैमिली और नेशनल मास्टर के बीच में आखिर मसला क्या है। लेकिन जब वो मसला रिवील हो जाएगा और सभी के सामने आ जाएगा तो डेफिनेटली कोर्ट के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग नेशनल मास्टर को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग एम्परर को सपोर्ट करते हैं। ये चीज जब कभी भी होगी रूलर और मिनिस्टर सभी के सभी ही बट जाएंगे और फिर फैक्शंस को अपने ही लोगों के साथ में न जाने कितना स्ट्रगल करना होगा। अब ऐसा होने की वजह से कोई और नहीं बल्कि खुद यानकांग ही बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुका था। यानकांग खतरे में है, नेशनल मास्टर खतरे में है और रॉयल लिंग फैमिली भी खतरे में है। तभी अब ओल्ड रूलाई कहते हैं कि नेशनल मास्टर आपका मैटर सॉल्व हो चुका है, आपका दुश्मन खत्म हो चुका है, इसीलिए अब मेरा भी यहाँ से जाने का समय आ चुका है। तो नेशनल मास्टर भी उनको गुड बाय बोल देते हैं, जिससे कि अब वो यहाँ से जाने को तैयार हो चुके थे। और उससे माउंटेन के आगे बढ़ने से यहाँ पर वादियों में तो मानो हड़कंप सा आ गया था। साथ ही साथ अब ओल्ड रूलाई आ चुके होते हैं चिन्मू यानी कि ग्रेट डीमन सेक्ट के सामने, जो कि चिन्मू को ग्रीट करते हैं तो चिन्मू भी उनको ग्रीट करता है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उनका जो ट्रीजर था ज़ीचिलुओ वो था चिन्मू के पास में। भले ही ज़ीचिलुओ के तुम नए मास्टर हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा बॉन्ड आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही साथ वो डेविल सेक्ट के हर एक पर्सन से ये बात कहते हैं कि तुम लोग अपने मन में जो बातें रखते हो वो हमारे मन में एक नया ख्याल और एक नई भावना को पैदा करता है, इसीलिए जो भी सोचना और जो भी करना वो जरा सोच समझ के करना। जिससे कि एक हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और वो चिन्मू से ये कहने लगती है कि कल्ट मास्टर मुझे ये बताइए कि आपने आखिर उसका ट्रीजर लौटा क्यों दिया था। यहाँ तक कि ऐसा होने की वजह से अब तो आपकी ट्रू आइडेंटिटी भी सभी के सामने रिवील हो चुकी है। आप नहीं जानते कि इसकी वजह से वो आपके लिए और हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चिन्मू कहता है कि एक कल्टी लीडर होने के नाते वो भी मुझे अपने ही बराबर समझता है, इसीलिए मेरे ख्याल से एक लीडर का दूसरे लीडर को उसका ट्रीजर लौटा देना सही रहता है। और वैसे हेविली डेविल कल्ट का लीडर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना चेहरा छुपाने की जरूरत है, या इसकी वजह से तुम लोगों को कोई भी खतरा होता है। जो बात सुनते ही सभी चिन्मू के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ बिल्कुल आपके ऐसा करने से हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, जिससे कि चिन्मू भी सहमते हुए कहता है कि दोस्तों मैं तुम्हारा कल्ट लीडर हूँ, कम से कम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दो ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं एक बच्चा हूँ। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर देख पाते हैं ज़ेन सेक्ट के उस माउंटेन को यहाँ से जाते हुए, और ओल्ड रूलाई जिन ओल्ड मास्टर्स को अपने साथ में ले जा रहे थे तभी वो ये कहने लगते हैं कि यानकांग के नेशनल मास्टर ने उस वक्त ये कहा था कि वो भी इंजर्ड हो चुका है। तो ओल्ड रूलाई आपने उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया और उसे जान से क्यों नहीं मारा। जो बात सुनकर ओल्ड रूलाई कहते हैं कि जिन्होंने भी उसकी बात पर यकीन किया था वो सभी के सभी हार गए और मारे गए, क्योंकि पहले भी तो उसने यही कहा था कि वो इंजर्ड है और आज देखो उसके दुश्मनों का क्या हाल हुआ। कुछ की मौत हो गई और मैं केवल चंद लोगों को ही बचा कर ले जा रहा हूँ। नेशनल मास्टर की समझदारी, उसका टैलेंट, उसकी इंसाइट और वो जिस लेवल की स्ट्रेटेजी बनाता है इसका अंदाजा कोई भी लगा ही नहीं पाता कि उसकी असली चाल क्या है। नेशनल मास्टर के पास में इतना ज्यादा टैलेंट होने के बाद भी अगर वो आने वाले समय में एक सेज नहीं बना तो उसकी शक्तियाँ बेशक उसे एक अनस्टॉपेबल डीमन लॉर्ड बना देंगे, जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि उसको कोई भी रोक ही नहीं पाएगा। जिसके बाद अब हम लोगों को फाइटिंग एरिना के अंदर नेशनल मास्टर को दिखाया जाता है, जिनके पास में तभी चलते हुए वहाँ पर आ जाता है चिन्मू और उसके बाकी के सभी मेंबर्स। और यानकांग की सेना ने अब रिबिलियंस की बॉडी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था ताकि उन सभी की बॉडीज को उनके सेक्ट के पास में पहुंचाया जा सके और
ये बताया जा सके कि जब तुम्हारा सेक्ट मास्टर हार चुका है तो तुम लोग अपने पूरे सेक्ट को भी हार चुके हो। और सभी रिबेलियंस में से केवल 4 लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया था, जो कि थे हर्मिट ली, लॉर्ड टियान, स्कॉलर कियोंग और ची डायू, जो सारे के सारे सरेंडर करके ज्वाइन कर चुके हैं ज़ेन सेक्ट को। दाओ सेक्ट का दाओ क्यूआन, जिसको खुद नेशनल मास्टर ने ही यहाँ से जाने के लिए कहा था, वे नेशनल मास्टर से कह रहा था कि और फिर जितने भी कल्ट लीडर्स थे उन सभी को आप जान से मार चुके हो। जहाँ पर नेशनल मास्टर अपने से वार्ड को साफ करते हुए वापस से अपने मयान में रख लेते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि इतने सारे सेक्ट मास्टर्स को मारने की वजह से उनकी जो 6 लाख लोगों की सेना थी वो सभी भी वापस लौट चुके हैं, क्योंकि अब उनमें से कोई भी यान कांग का मुकाबला करने के लिए नहीं आएगा। जिसके साथ ही साथ अब जिन्मू अपने सेक्ट के साथ में आ चुका होता है नेशनल मास्टर के सामने। नेशनल मास्टर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है, जो कि उनकी विक्ट्री की थी। इतने बड़े वॉर को जीतना आसान तो नहीं था, लेकिन आखिरकार वो जीत गए थे। जिसके बाद अब ये लोग डाजियांग से निकलकर वापस से जाने लगते हैं। यहाँ से जाते हुए ड्यूक वेई नेशनल मास्टर के साथ में होते हैं, जिनकी हालत अब थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे शायद अब डिवाइन डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। जो बात सुनकर ड्यूक वेई कहने लग जाते हैं कि क्या वाकई में आपको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि कुछ समय पहले डॉक्टर चिन ने आपकी बॉडी को हील किया था। क्या वाकई में अब आप इंजर्ड हो चुके हो? क्योंकि नेशनल मास्टर की बातों पर यकीन करना अब ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी हर किसी के लिए। ड्यूक वेई कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है, जरूर से आप दोबारा से झूठ बोल रहे होंगे। जिससे कि नेशनल मास्टर कहते हैं कि ये सच है, ये 100% सच है। ड्यूक वेई फिर भी कहता है कि अगर मैं आपकी बात का यकीन करूंगा तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपके झूठ पर यकीन किया था आज वो सारे के सारे कॉफिन के अंदर बंद है। इन सारे के सारे कॉफिन को यहाँ से ले जाया जा रहा था और रिबेलियन मास्टर का जो कॉफिन था वो यान कांग में ले जाया जाएगा। ड्यूक वेई कहते हैं कि नेशनल मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद आप उस पर्सन को जानते हो कि उस कॉफिन में कौन है। नेशनल मास्टर कुछ नहीं कहते तो ड्यूक वेई कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद से ही पता लगा लूंगा, क्योंकि जैसे ही हम कैपिटल में पहुंचेंगे तो हमें किसी न किसी के मरने की खबर तो मिलेगी, जो कि रॉयल फैमिली का होगा, जिससे कि मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा कि इस कॉफिन में किसकी डेड बॉडी है। ये दोनों के दोनों डाजियांग के वॉल के ऊपर खड़े हुए थे। तभी ड्यूक वेई नेशनल मास्टर से कहते हैं, एम्परर आपको अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते भी है, लेकिन क्राउन प्रिंस के बारे में हर कोई इतना ज्यादा नहीं जानता। देखिए, प्रॉब्लम तो लिंग फैमिली के अंदर भी बहुत ज्यादा है। रॉयल फैमिली में और कैपिटल में इकलौता ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपके खिलाफ बगावत करना चाहता हो। वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि आपके खिलाफ बगावत के साथ साथ आपको मारना भी चाहते हैं। नेशनल मास्टर, क्या वैसे आपने कभी भी इससे आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा? और इतना सुनते ही नेशनल मास्टर का एक खतरनाक लुक देखकर ड्यूक वेई रुक जाता है, क्योंकि रॉयल फैमिली के खिलाफ जाने के लिए खुद ड्यूक वेई ही उनको भड़का रहा है। इसीलिए नेशनल मास्टर ड्यूक वेई से कहते हैं कि तुम केवल रिबेलियंस पर फोकस करो और साउथर्न बॉर्डर पर अब जितने भी बचे कुछ रिबेल है तुम्हें उनको सप्रेस करना है। इसके अलावा अब तुम्हारे मुंह से कोई और बात निकलनी नहीं चाहिए, जिसके तुरंत बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम यहाँ से यानकांग की जाती हुई सेना को देख पाते हैं, जिनमें से एक शिप के अंदर हम देखते हैं जिन्मू को। जिन्मू अपनी बॉडी के अंदर छुपे हुए हेवनली डीमन किंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उसे फील होता है कि शायद अब उसकी बॉडी के अंदर उस डीमन किंग की पावर से नहीं है। जिन्मू सोचता है कि शायद ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरे साथ में नेशनल मास्टर है और डीमन किंग गलती से भी नेशनल मास्टर के सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस डीमन ने कुछ और ही प्लान बना के रखा हो। जिस मोमेंट पर अब तभी चिन्मू के पास में आ जाते हैं नेशनल मास्टर, जो कि उससे कहते हैं कि मैं इंजर्ड हूँ, मुझे हील करो। लेकिन बाकियों के जैसे चिन्मू को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में इंजर्ड है। नेशनल मास्टर कहते हैं कि हाँ मैं इंजर्ड हूँ, जिससे कि अब चिन्मू तुरंत ही उनका इलाज करने लगता है। नेशनल मास्टर कहते हैं कि जब हम लोग कैपिटल में वापस पहुंच जाएंगे तो एम्परर जरूर से हमें रिवॉर्ड से नवाजेंगे। मुझे लगता है कि स्कॉलर चिन को जरूर से ग्रेटेस्ट ऑनर दिया जाना चाहिए। चिन्मू कहता है कि मुझे लगता है कि वो जरूर से मुझे एक बड़ा टाइटल दे देंगे, लेकिन मेरे मन में तो ये सवाल है कि एम्परर आखिर आपको कौन सा इनाम देंगे। नेशनल मास्टर कहते हैं कि अगर एम्परर मुझे एक खूबसूरत जीवन साथी और काफी सारी शोहरतें देंगे तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। चिन्मू कहता है कि पहले मुझे ये बताइए क्या वो आपको कुछ और भी दे सकते हैं। नेशनल मास्टर कहते हैं कि नहीं, तो चिन्मू कहता है कि फिर तो आपको वही ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चिन्मू उनसे एक पर्सनल सवाल पूछता है कि क्या आपकी कोई
फैमिली है। वो कहते हैं कि मेरे पास में केवल कुछ ओल्ड सर्वेंट और गार्ड्स हैं, वही मेरी फैमिली है। जिनमें कहता है कि बताइए आपके पास में कितना पैसा है। वो कहते हैं कि मैं अपनी मंथली सैलरी में जैसे तैसे करके काम चलाता हूँ, लेकिन जब मेरे मन में हेवनली प्रिंसिपल्स हैं तो आखिर मैं ये दुनिया की माया में क्यों उलझूंगा। जिनमो तो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि नेस्ल मास्टर को शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है एम्परर को, जो कि गुलिनवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये खबर मिली होती है जितने भी इंपीरियल स्कॉलर्स को यहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था उनमें से 30% की जान चली गई। और ये बातें सोच सोच कर उनका दिमाग का पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुका था। वो कहते हैं कि वो स्कॉलर्स मेरे नेशन के पिलर्स थे, जिनका दूर होना मेरी कंट्री के लिए बैकबोन के टूटने के जैसा है। और जो कोई भी गद्दार है जिसने भी इंफॉर्मेशन को लीक किया था उसे मैं अपने हाथों से जान से मारूंगा। जो बात सुनते ही गुलिनवान तो घुटनों पर आ जाता है। एम्परर से कहते हैं कि जो कोई भी इस मैटर के बारे में अच्छे तरीके से जानता था वो सारे के सारे फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल मास्टर्स थे। क्राउन प्रिंस के सारे टीचर्स को भी इसके बारे में पता था, साथ ही साथ सारे मिनिस्टर, ग्रैंड मार्शल्स और ड्यूक को भी इसके बारे में पता था। वो गुलिनवान से कहते हैं कि मुझे बताओ जरा कि आखिर इन सभी में से कौन हो सकता है। गुलिनवान कहता है कि एम्परर मैं इसके बारे में बिना सोचे समझे आखिर कैसे बोल सकता हूँ। एम्परर कहते हैं कि मुझे तुम अपने मन की बात बताओ कि आखिर कौन हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जिसके ऊपर भी शक हो मुझे केवल उसका नाम बता दो। लेकिन गुलिनवान एम्परर के सामने इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिससे कि गुलिनवान कहते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस के जो मास्टर है उन पर मुझे ज्यादा शक है। जो बात सुनते ही एम्परर का गुस्सा उन सभी मास्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था। लेकिन ये भी बात होती है कि केवल शक के बिना पर आखिर वो किसको ही सजा दे देंगे। इसीलिए वो गुलिनवान से कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिससे कि गुलिनवान अब जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो वो दोबारा से उसको रोकते हैं और ये कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि नेस्ल मास्टर अब वापस लौट कर आ रहा है रिबिलियंस को सप्रेस करके। मुझे बताओ जरा कि आखिर मुझे नेस्ल मास्टर को कौन सा इनाम देना चाहिए। गुलिनवान सोचता है कि एम्परर ऑलरेडी नेस्ल मास्टर को एकदम हाईली रैंक पर पहुंचा चुके हैं जहां तक वो पहुंच सकते थे, और जितने भी क्राउन प्रिंस के मास्टर्स हैं वो सभी के सभी सस्पिशियस है। इसीलिए वो एम्परर का जवाब देते हुए उनसे ये कहता है कि मैं जिस हद तक नेस्ल मास्टर को जानता हूँ उन्हें कभी भी हाई स्टेटस की चाह रहती ही नहीं है, और साथ ही साथ अभी तक नेस्ल मास्टर की शादी भी नहीं हुई है। तो नेस्ल मास्टर आप उनको एक खूबसूरत जीवन साथी और काफी सारा धन दे सकते हो इनाम में। एम्परर कहते हैं कि गुलिनवान तुम्हारी सोच तो एकदम मेरे ही जैसी है, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं वो पिछली बार के जैसे मना ना कर दे। गुलिनवान कहता है कि नेस्ल मास्टर बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब पता नहीं उनका जवाब क्या होगा। एम्परर कहते हैं कि हाँ सो तो है, और तुम भी उतने ज्यादा बेवकूफ नहीं हो जितना कि मैं समझता था। ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गुलिनवान जैसे ही जाने लगता है तो एम्परर उसे दोबारा से रोकते हैं और ये कहते हैं कि तुम इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम नेस्ल मास्टर से आगे नहीं निकल सकते, इसीलिए कभी भी गलती से भी उसके राइवल मत बन जाना, क्योंकि नेस्ल मास्टर की पावर से तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा आगे है। जिसके तुरंत ही बाद अब गुलिनवान यहाँ से चला जाता है और एम्परर अपने रूम से बाहर आकर अब इस बारे में सोचने लगते हैं कि मैं जिस थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ हूँ मेरी आधी उम्र बीत गई थी तब जाकर मैं इस थ्रोन के ऊपर बैठ पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे खुद के ही बेटे उतना इंतजार भी नहीं करना चाहते जितना कि मैंने किया है, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन होता है कि जरूर से धोखा उनके खुद के ही क्राउन प्रिंस ने दिया होगा। अब वो आखिर कौन हो सकता है ये तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, जिसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।